हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 5th जिसका नाम है ऊष्मा एवं तापीय मापन, हीट एंड थर्मोमेट्री। स्टार्टिंग में डेफिनेशंस आएंगी। ये डेफिनेशंस कई बार पूछ लेते हैं ऊष्मा और ताप की, तो दोनों में सेम ही चीज़ आएगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। हीट आप किसे बोलेंगे? ऊष्मा जो है वो एक ऊर्जा होती है। तो डेफिनेशन इसकी ऐसी है कि ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है। ऊष्मा के द्वारा ही किसी वस्तु की उष्णता या ठंडकता का अनुभव किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ अनुभव किया जा रहा है कि इसमें कितनी ऊर्जा है, कि वो वस्तु ठंडी है या गर्म है, उसका सिर्फ हम अनुभव कर रहे हैं, तो वो ऊर्जा का रूप है। और उष्णता और ठंडकता को हम सिर्फ अनुभव कर रहे हैं, इसे कहेंगे आप ऊष्मा। अब ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, तो हम ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक व्यवहारिक रूप में जनरली हम बताते हैं तो वो कैलोरी में बताते हैं। एसआई मात्रक अगर हम बात करें तो उसका एसआई मात्रक जूल होता है। कैलोरी और जूल में ये रिलेशन होता है कि 1 कैलोरी 4.18 जूल के इक्विवेलेंट होती है, तो जनरली हम इसको 4.2 जूल यूज करते हैं। वही अगर हम ताप की बात करें, टेम्परेचर, तो ताप वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की उष्णता व ठंडकता का मापक होती है। ऊष्मा की परिभाषा में आप सिर्फ उस ऊर्जा को अनुभव कर रहे थे कि किसी वस्तु में कितनी उष्णता है या ठंडकता है, जबकि अगर आप किसी वस्तु की उष्णता या ठंडकता को मापेंगे तो वो जो मापक होगा उसी को आप बोलेंगे तापमान। या उष्ण वस्तु का ताप अधिक होगा और ठंडी वस्तु का तापमान कम होगा। तो यहाँ पे उष्णता और ठंडकता को अगर हम मेजर कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे ताप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऊष्मा संचरण की विधियां। तो ऊष्मा ऊर्जा का रूप होता है और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो संचरित होती है वो 3 विधियों के द्वारा संचरित होती है। पहला है चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। तो हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। पहली संचरण की विधि है चालन। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ठोसों के मध्य तापांतर के कारण ऊष्मा का संचरण चालन कहलाता है। आप कोई भी ठोस पदार्थ ले लीजिए कि आपके पास में कोई आयरन की रॉड है, कोई लोहे की छड़ है, ये ठोस पदार्थ है। तो यहाँ पे आप अगर किसी बर्नर के पास में इसको लेके जाते हैं, इसके एक सिरे को गर्म करते हैं, तो प्रोसेस क्या होती है कि ये सिरा गर्म होने के साथ साथ धीरे धीरे ऊष्मा इधर पहुंच जाती है। तो यहाँ जो ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ है कि उष्णता या गर्मी जो है वो इस सेक्शन को मिली है, लेकिन टेम्परेचर उसका बढ़ते बढ़ते दूसरे एंड तक भी चला गया। तो ऊष्मा का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो स्थानांतरण हुआ, इस विधि को हम कहते हैं चालन। अब ठोस पदार्थों के अंदर जो कण होते हैं वो अपनी स्थिति तो परिवर्तन नहीं कर सकते कि यहाँ का कण गर्म होने के बाद में दूसरे एंड पर पहुंच गया, वो अपनी स्थिति में ही बने रहते हैं। तो ये ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? तो चालन विधि में ठोस पदार्थों का हम चालन की अगर बात करें तो इस जिस सिरे को ऊष्मा मिल रही है वो सिरा ऊष्मा प्राप्त करके उस सिरे के जो अणु हैं वो गर्म होने के कारण उनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। गतिज ऊर्जा आने के कारण वो अपनी स्थिति पे कंपन प्रारंभ कर देते हैं। अपनी स्थिति पे कंपन करते हुए अपने निकटतम अणु से टकरा के वो अपनी ऊर्जा उसको स्थानांतरित करते हैं, और सेम प्रोसेस अगले अणुओं में चलती रहती है कि निकटतम अणुओं को वो कंपन के द्वारा अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करते जाते हैं और दूसरे सिरे तक ऊष्मा स्थानांतरित हो जाती है। तो चालन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण इस विधि के द्वारा होता है कि इसमें माध्यम के कण अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करते हुए ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते हैं। इस विधि में माध्यम के कण स्वयं गति नहीं करते। तो ये पूरी मेथड हो जाएगी आपकी कंडक्शन या चालन। इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है ऊष्मीय चालकता। कई बार इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हम देखते हैं ऊष्मीय चालकता क्या होता है। ठोस पदार्थों का वह गुण जो उनमें ऊष्मा संचरण को दर्शाता है, इस गुण को ऊष्मीय चालकता कहते हैं। कि ठोस पदार्थों में जो ऊर्जा का संचरण होगा वो चालन विधि के द्वारा तो होगा, लेकिन ऐसा कौन सा फैक्टर है जो ठोस पदार्थों में ऊष्मा के संचरण को दर्शाता है, तो वो आएगा ऊष्मीय चालकता। अगर हम किसी ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की छड़ की बात करें कि कोई छड़ है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए, इसके इस पृष्ठ को कुछ ऊष्मा दी जा रही है कि यहाँ हम ऊष्मा प्रदान करेंगे,
तो ये ऊष्मा धीरे धीरे इस फलक पर पहुंचेगी, लेकिन यहाँ ऊष्मा देने की वजह से इस फलक का तापमान हमने मान लिया कितना है, θ1। दूसरे फलक का तापमान हमने कितना मान लिया, θ2। तो तापमान में इस फलक और इस फलक में दोनों के तापमान में तो अंतर होगा, तो अंतर क्या आ जाएगा, dθ/dt। माना छड़ के इस फलक का तापमान है θ1 और इस फलक का तापमान है θ2। अब ऊष्मा जब यहाँ प्रदान की जाएगी तो इसका तापमान ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो समय के साथ में धीरे धीरे तापमान में परिवर्तन होगा। तो तापमान में परिवर्तन को हमने बता दिया dθ/dt। तो अगर हम बात करें कि इस छड़ की जो लंबाई है वो कितनी है, x, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तापमान में परिवर्तन आता जा रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ताप प्रवणता कितनी है, कि दूरी बढ़ने के साथ साथ में तापमान परिवर्तन कितना है, तो उसको हम डिनोट करेंगे dθ/dx से, क्योंकि इतनी दूरी पे यहाँ तापमान अधिक होगा, यहाँ कम होगा, फिर दूरी और बढ़ाएंगे तो यहाँ तापमान अधिक होगा, यहाँ कम होगा। दूरी बढ़ने के साथ साथ में तापमान में कमी आ रही है या परिवर्तन है, इधर तापमान ज़्यादा है इधर कम है, तो ताप प्रवणता कैलकुलेट करेंगे आप dθ/dx से। तो ऊष्मीय चालकता को ज्ञात करने के लिए माना गया है कि किसी अनुप्रस्थ काट के प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊष्मा की मात्रा ताप प्रवणता के समानुपाती होती है। तो अनुप्रस्थ काट के प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊष्मा की मात्रा को एक टर्म में अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो उसे कहा जाता है ऊष्मा फ्लक्स। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट को अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखें या समीकरण के रूप में लिखें तो हम कह सकते हैं ऊष्मा फ्लक्स समानुपाती होगा ताप प्रवणता के। तो पहले हम ऊष्मा फ्लक्स का मान निकाल लेते हैं, ताप प्रवणता का मान निकाल लेते हैं, फिर समीकरण में मान रख के उनको समानुपाती करेंगे। तो ऊष्मा फ्लक्स क्या होगा, किसी अनुप्रस्थ काट के प्रति इकाई क्षेत्रफल से, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने मान लिया a है, प्रति इकाई क्षेत्रफल से है मतलब कि a कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। प्रति सेकंड गुजरने वाली तो t आएगा, प्रति सेकंड देख रहे हैं तो समय के साथ परिवर्तन आ जाएगा dt। गुजरने वाली ऊष्मा की मात्रा dq, तो आप ऊष्मा फ्लक्स लिखेंगे dq/a/dt। अनुप्रस्थ काट के प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगा, ऊष्मा फ्लक्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे ताप प्रवणता को। यदि dx दूरी तय करने पर ताप में परिवर्तन dθ होता है, ताप प्रवणता का मान आ जाएगा dθ/dx। समीकरण 1 था हमारा ऊष्मा फ्लक्स समानुपाती ताप प्रवणता। तो समीकरण 1 से आप कह सकते हैं ऊष्मा फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, dq/a/dt समानुपाती dθ/dx। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आ गया k। यहाँ पे माइनस का साइन आया है क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ साथ में तापमान में कमी हो रही है, तो k आएगा माइनस के साइन के साथ में। ये जो k यहाँ पे निकल के आया है इसको हम बोलेंगे आनुपातिक नियतांक, समानुपाती नियतांक या ऊष्मीय चालकता गुणांक। मात्रक अगर आप निकालना चाहते हैं इसका तो dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, dθ को अपॉन में लेके आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx का मात्रक निकलेगा मीटर में, यहाँ क्षेत्रफल का मात्रक आएगा मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर तो ऊष्मा आ रही है, ऊष्मा के लिए हम जूल लिखेंगे अपॉन में मीटर इंटू सेकेंड और थीटा आएगा उसके लिए डिग्री सेंटीग्रेड। तो मात्रक आ जाएगा जूल प्रति मीटर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड। और यही इसकी विमा निकालोगे आप तो बाकी सभी राशियों के लिए तो m, l और t की पावर लग जाएगी, लेकिन जो तापमान यहाँ पे आएगा डिग्री सेंटीग्रेड का, तो हमें पता है कि तापमान को भी मूल राशि में सम्मिलित किया गया है SI मात्रक पद्धति के अनुसार, और उसको हम डिनोट करते हैं केल्विन से। मूल मात्रक जो उसका माना गया है वो केल्विन माना गया है और बटे में है इसलिए केल्विन की पावर -1 आएगा। अब हम ऊष्मीय चालकता को अगर परिभाषित करना चाहें तो उसका जो फॉर्मूला यहाँ पे निकला है उस पूरे फॉर्मूले में सभी चीज़ों को हम अगर इकाई मान लें, जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम एकांक मान लें, ताप प्रवणता की वैल्यू अगर हम -1 मान लें तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर इन दोनों का मान हम एकांक मान लेते हैं कि a का मान हम एकांक मान लें और ताप प्रवणता का मान अगर हम एकांक मान लें, तो इस स्थिति में dq/dt किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ऊष्मीय चालकता गुणांक की एक नई परिभाषा निकल के आ जाएगी कि ऊष्मीय चालकता गुणांक प्रति सेकंड ऊष्मा प्रवाह की वह मात्रा है। ऊष्मीय चालकता गुणांक प्रति सेकंड
ऊष्मा प्रवाह की वह मात्रा है जो एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के फलक से चालन द्वारा प्रवाहित होती है। ऊष्मा की मात्रा है जो एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के फलक से प्रवाहित होती है, जबकि वहां ताप प्रवणता का मान एकांक हो। ताप प्रवणता का मान एकांक मान रहे हैं, -1 इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। दूसरा कि यहाँ पे तापमान में है, दूरी बढ़ने के साथ साथ में कमी हो रही है, तो आप k को ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे -d(θ/dx) की वैल्यू हमने मानी है -1, तो d(θ/dx) तो एकांक ही होगा, तो ताप प्रवणता का मान एकांक हो। यहाँ तक हम आज करेंगे टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम ऊष्मा संचरण की जो बची हुई 2 विधियां हैं, संवहन और विकिरण, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।